बार बार, क्योंकि इंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्कर्स काम किस पे करते हैं, किस पे काम करेंगे, इंस्ट्रक्शन पे। तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का एक ही काम है, इंस्ट्रक्शन देना। अब वर्कर्स जब काम करेंगे तो उनके काम के हिसाब से आपको उनको वेज देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, उनके टाइम का और उनका कितना कॉस्ट का वर्क उन्होंने कर दिया, उस हिसाब से उनको पेमेंट करेंगे, पेरोल बनेगा। और अगला है डिसिप्लिनेरियन, देखता है कि डिसिप्लिन मेंटेन है कि नहीं, आउटपुट सही है कि नहीं, मशीन एंड टूल सही है कि नहीं, ठीक है। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर 4 क्लर्क 4 फोरमैन होते हैं। रूट क्लर्क ये फोरमैन है, इनको क्लर्क लिखा है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनेरियन। अगला आता है अंडर ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन होते हैं। यहाँ पे बॉसेस होते हैं। ये बॉस कौन है, फोरमैन है। 4 बॉसेस होते हैं, है ना। तो गैंग बॉस का काम क्या है, मशीन एंड टूल्स को अरेंज कर देना। भैया ये लो आपका सामान, जो भी आपको रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टूल्स हैं, अवेलेबल हैं, आप अपने जो टूल्स के हिसाब से काम स्टार्ट करिए, ठीक है। स्पीड बॉस, स्पीड टाइम के सीक्वेंस को या इफ़िशियंसी को ध्यान में रखेगा कि जो टाइम जिस टाइम पे होना चाहिए था, जो वर्क वो हो रहा है कि नहीं। रिपेयर बॉस, कोई भी टूल्स या कोई भी मशीनरी में फॉल्ट आया और रिपेयर करेगा या उस पर फोकस करेगा। इंस्पेक्टर चेक करेगा क्वालिटी ऑफ आउटपुट कैसा है, ठीक है। वर्कर्स काम करने का तरीका कैसा, स्टैंडर्ड वे में है या नहीं है। तो ये आया आपका फंक्शनल फोरमैनशिप, जिसमें टेलर ने फैक्ट्री को 2 हिस्सों में बांटा और 2 हिस्सों में 4-4 बॉसेस हुए, मीन्स 4 क्लर्क 4 बॉस, यानी 8 फोरमैन हुए। क्योंकि टेलर ने कहा कि सबकी क्वालिटीज़ अलग अलग होती है, इसलिए 8 पोस्ट बना दीजिए आप अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में, और वो लोग अपने हिसाब से काम करेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन होता क्या है भाई, स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, ऐसा कुछ डेवलप करना जो एकदम सही है, जिसमें बहुत इफ़िशियंसी के साथ काम होता है ना। अब तरीके होते हैं ना कुछ, आप बोलते हैं ना प्रोडक्ट स्टैंडर्ड है और ये डुप्लीकेट है। स्टैंडर्ड मतलब उसका क्वालिटी जो है दूसरों से अलग है, ऊंचा है, यानी उसके अंदर पूरा इन्वेंशन है। तो ऐसा प्रोडक्ट जिसकी क्वालिटी, जिसका टाइप, जिसका साइज़ एक यूनिक हो, है ना, वो क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड। तो किसी भी एरिया में स्टैंडर्ड को डेवलप किया जाता है, टाइप हो, साइज़ हो, कलर हो, ठीक है। क्वालिटी स्टैंडर्ड एक बेंचमार्क तक पहुंचना, एक उछले स्तर तक पहुंचना नीचे से, स्टैंडर्डाइजेशन कहलाता है। तो टेलर ने कहा कि जो भी आउटपुट बनेगा जो फैक्ट्री में, उसमें स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाएगा। और स्टैंडर्ड सिर्फ प्रोडक्ट में नहीं, उसकी पूरी प्रोसेस में रहेगा, मेथड में रहेगा, टूल्स में रहेगा, मशीन्स में रहेगा, वर्कर्स में रहेगा, ठीक है। समझ में आया। अब आती है हमारी बात, ये सिंप्लीफिकेशन क्या है। स्टैंडर्डाइजेशन तो समझ गए, क्वालिटी मेंटेन करना। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है जो प्रोडक्ट बनते हैं फैक्ट्रीज में, बहुत सारे बनते हैं, छोटे से बड़े साइज, अलग अलग ब्रांड के, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के, अलग अलग कॉम्बिनेशंस के। तो टेलर कहता है कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी फैक्ट्री सिस्टम में इफ़िशियंसी को ख़राब कर देगी, क्योंकि जो वर्कर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, वो सभी पे ध्यान रखेगा, सारे प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा, सभी का स्टॉक होगा, सभी के लिए प्रोडक्शन होगा। तो हो सकता है अननेसेसरी ये काम होता हो सकता है बहुत सारी वैरायटीज़ की ज़रूरत ही ना हो, कम वैरायटी से भी काम चल जाए। तो टेलर ने कहा कि बहुत से वैरायटीज़ को कम कर देना चाहिए, उतनी ही वैरायटीज़ मेंटेन करना चाहिए जिनका होना सही है, सिंप्लीफाई करिए, ठीक है। अब ये स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन यानी वैरायटीज़ को कम करना, रिड्यूस कर देना, कम से कम लाना, ताकि जो इन्वेंट्री रखने का, मशीन रखने का कॉस्ट कम हो जाए। तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन का क्या फ़ायदा है, आप अपने एक ब्रांच का, एक डिपार्टमेंट का प्रोडक्ट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हैं, है ना। आप ट्रेनिंग के लिए वर्कर्स को इजी होगा, कौन से टूल्स पे क्या करना है वो एक ही सभी को बताना है। समझ में आया आपको। प्रोडक्ट इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है, क्वालिटी मेंटेन होगा और आप श्योर रहेंगे कि प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट नहीं है। अब बारी आती है नेक्स्ट की। तो ये नेक्स्ट क्या है देखेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला, तो पहला आपने देखा फंक्शनल फोरमैनशिप, दूसरा देखा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, तीसरा देख रहे हैं हम फटीग स्टडी। अब ये फटीग स्टडी क्या है, फटीग का मतलब क्या होता है, इंसान काम करता है, वर्कर्स वर्क करते हैं, अब वो क्या हो जाएंगे, एक टाइम के बाद बोर हो जाएंगे, एक टाइम के बाद थक जाएंगे। अब आप लोग क्या कहते हैं, आपको काम नहीं करना होता, आप बोलते हैं बोर हो गया यार, नहीं करूँगा।
वर्कर्स तो ऐसा बोल नहीं सकते, मैनेजर कहेगा छुट्टी तुम्हारी कल से मत आना। तो क्या होता है, एक फैक्ट्री सिस्टम में एक एनवायरनमेंट होना चाहिए, स्टडी किया जाना चाहिए कि वर्कर्स को थकान लगती है या नहीं। अब क्या होगा, सारे लोग तो एक जैसे नहीं होते, कुछ काम करने के लिए भी आते हैं, तो हम क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, एक स्टडी करेंगे, सारे वर्कर्स को देखेंगे कि भाई कब कितने देर में वो थक जाते हैं। फिर थक जाते हैं तो उनको कितना रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है ना। फिर कितना देर रेस्ट करने के बाद वो फिर से काम करने के लिए आ सकते हैं। तो ये स्टडी करने के बाद हमें पता चल जाएगा क्या होता है। कई बार जॉब का नेचर, कई बार जॉब का सीक्वेंस, कई बार जॉब का या वर्क एनवायरनमेंट, या कई बार बॉस के साथ खराब रिलेशन होने के कारण कई वजह हैं जिसमें वर्कर्स जो है थक जाते हैं। तो बेहतर है एक टाइम डिसाइड करना, एक रेस्ट का टाइम डिसाइड करना, कितना रेस्ट देना है और कितने बार देना है। ठीक है, तो ये डिसाइड करने के लिए कौन सी स्टडी किया जाता है, फटीग स्टडी। ठीक है, ताकि वर्कर्स के अंदर इफ़िशियंसी रहे, वो काम करता रहे। यदि 3 शिफ्ट हो रहे हैं फैक्ट्री में, तो एक शिफ्ट के बाद वर्कर थक जाता है, कितना थकता है, उसको कितना आराम की ज़रूरत है। 3 शिफ्ट हैं तो पहले शिफ्ट के बाद उसको सेकंड शिफ्ट में रेस्ट दे देना, थर्ड शिफ्ट में फिर से काम करेगा। ठीक है, किसी वर्क का नेचर ऐसा है, मैनुअल वर्क बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है उसको एक शिफ्ट में भी 2-3 ब्रेक देने पड़े, छोटे छोटे पॉज, है ना। आप भी समझ रहे हैं मेरी बात को। अब आती है नेक्स्ट बारी मेथड स्टडी की। ये मेथड क्या होता है, मेथड पे ही तो सारा फोकस किया टेलर ने, हर जगह मेथड, प्रोडक्शन में मेथड, वर्कर्स में मेथड, ट्रेनिंग में मेथड। ठीक है, तो मेथड क्या होता है, मेथड कभी भी ऐसा तरीका होता है जो बेस्ट हो, यानी ऐसा तरीका जो सबसे बेहतर तरीके से काम करे, स्टैंडर्ड वे में काम हो, सबसे कम कॉस्ट हो, सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो, रिसोर्सेज का बहुत बेहतर यूटिलाइजेशन हो, है ना। यही मेथड स्टडी में, उसी को हम बेस्ट मेथड मान लेते हैं। तो मेथड स्टडी में क्या करते हैं हम, वी विल फाइंड आउट वन बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग थिंग। ठीक है, आउट ऑफ द अवेलेबल क्या होता है, एक प्रॉब्लम हम डिफाइन कर लेंगे, ये करना है, फिर बहुत सारे वेज होंगे, देखेंगे उन तरीकों में से सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है, उसी को हम क्या अडॉप्ट कर लेंगे, मेथड। फ्यूचर में हो सकता है मेथड भी बदल जाए, क्योंकि फिर रिसर्च होगा, हो सकता है कुछ नया निकल के आ जाए। तो मेथड स्टडी में रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले की। तो अगला आता है टाइम स्टडी। टाइम का स्टडी किस लिए करना, आप समझ रहे होंगे, वर्कर्स क्या करते हैं, वर्क, और आप पढ़े होंगे साइंस में वर्क एंड टाइम का रिलेशन, वर्क करने में कितना टाइम या कितने टाइम में कितना वर्क, कब पता चलेगा, जब आप फाइंड आउट करेंगे ना, स्टडी करेंगे कि भाई एक वर्क के पार्ट को पूरा करने में कितना टाइम लगता है। आप स्टडी करेंगे सारे वर्कर्स पे, और जो एक एवरेज टाइम निकलेगा सारे वर्कर्स को ऑन एन एवरेज इतना टाइम लग जाता है इस काम को करने में, उसको आप बोल देंगे स्टैंडर्ड है ये। ठीक है, आप उस हिसाब से अपने फैक्ट्री का, अपने प्रोडक्शन का मंथ का टारगेट, वीक का टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे एवरेज टाइम। अब जो वर्कर्स उस एवरेज टाइम में काम पूरा कर लेता है वो कहलाएगा एवरेज वर्कर्स। जो वर्कर्स उस एवरेज टाइम में काम पूरा नहीं कर पाता है वो क्या कहलाएगा, इनएफिशिएंट वर्कर। कैसा वर्कर्स, इनएफिशिएंट, उसके अंदर वो एफिशिएंसी नहीं है। और जो उस एवरेज टाइम के भी कम टाइम में काम पूरा कर लेता है वो एफिशिएंट है। ठीक है, तो टाइम स्टडी से हमें वर्क का पता चलता है, वर्क के हिसाब से हम सैलरी वेजेस डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो वेजेस डिसाइड करना, टाइम डिसाइड करना, कितना वर्क हो जाएगा, हम टारगेट फिक्स कर सकते हैं, हमारे वर्कमैन की रिक्वायरमेंट हमको पता चल जाएगी कि कितने लेबर या ये लगाने पड़ेंगे इतने काम के लिए, इतने दिन में करना है तो। ठीक है, एक एस्टिमेट हो जाएगा। तो टाइम स्टडी, टाइम कीप करने, तो इस टाइम स्टडी को कैसे स्टडी करते हैं, इसके लिए हमको एक स्टॉप वॉच लेना पड़ेगा और एक वर्कर्स के टाइम को नोट करना पड़ेगा। ठीक है, कितना टाइम में वर्कर्स पूरा कर पा रहे हैं, ये रिपीट करेंगे हम इन ऑब्जर्वेशंस को और एक एवरेज टाइम पे पहुंच जाएंगे। अब आती है अगली बारी मोशन स्टडी की। अब ये मोशन क्या है, मूवमेंट है। जैसे मैं मूव कर रहा हूँ, आपको दिख रहा हूँ, हिल रहा हूँ, डुल रहा हूँ। मोशन में क्या होता है, मोशन में इंसिडेंट्स होते हैं बहुत सारे, कई बार उठना बैठना। ठीक है, वर्कर्स को वर्क करते समय कई बार वर्क वॉशरूम जाना है या किसी स्टोर में जाना है टूल्स लाने के लिए। ठीक है, तो मूव कर रहा है, तो क्या होता है, कई बार ऐसा भी तो होता है कि वो मूवमेंट कर रहा हो लेकिन वो ज़रूरत ना हो उसकी, या मूवमेंट एक बार करना चाहिए लेकिन वो 4 बार मूवमेंट कर रहा है। स्कूल में आप देखते होंगे कि एक स्टूडेंट जो है उसको एक बार वॉशरूम जाने की ज़रूरत है लेकिन वो 6 बार जा रहा है।
तो यहाँ पे मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है। ठीक है, तो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को रिड्यूस करने की ज़रूरत है। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे मूवमेंट की, है ना, उतना ही होना चाहिए जितना रिक्वायर्ड है। तो मूवमेंट के ऊपर स्टडी करना और डिटरमाइन कर लेना, पता कर लेना कि कौन से मूवमेंट काम के हैं, प्रोडक्टिव हैं, और कौन से मूवमेंट काम के नहीं हैं, अनप्रोडक्टिव हैं, बेवजह घूम रहे हैं। तो वर्कर्स को हम कैमरे की बेस पे, है ना, वेब कैम वगैरह या बहुत सारे सीसीटीवीज आजकल हैं, क्योंकि मैनेजमेंट बदल चुका है। कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू वर्कशॉप हो जाते हैं या कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू मीटिंग हो जाती हैं। ठीक है, तो वही सीसीटीवीज के बेसिस पे हम क्या स्टडी करेंगे, वर्कर्स के मूवमेंट को, जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है उनको हटा देंगे, और कई ऐसे टूल्स को डिज़ाइन करेंगे जो उनके अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को कम कर दें। ठीक है, जैसे वॉशरूम का लोकेशन उनके वर्क प्लेस के नियर कर देना, ताकि उनका जो मूवमेंट है, जो उसमें टाइम लग रहा है, वो कम हो जाए। तो आपको समझ में आया मोशन स्टडी। अनप्रोडक्टिव मोशन को ख़त्म करना, प्रोडक्टिव मोशन को, ठीक है, इसको स्टे करना, उसके हिसाब से टूल्स एंड मशीनरी डिज़ाइन करना जो मोशन को रिड्यूस करें। कैसे मोशंस को, अनप्रोडक्टिव मोशन। तो मोशन का मतलब समझे आप, मूवमेंट करना। ठीक है।